24 दिसंबर 1971 को क्रिसमस की एक शाम लांसा एयरलाइंस की फ़्लाइट 508 पैरो के दारुल हुकूमत लीमा से पूकालपा की जानिब महवे परवास थी। जहाज़ में 86 मुसाफिर सवार थे, जिनके चेहरों पर अपने प्यारों से मिलने की खुशी थी। ताहम अमेज़न के बारिशी जंगलात के ऊपर सफ़र का पहला खुशगवार हिस्सा अचानक हैबत में बदल गया। परवाज़ जैसे ही नीचे उतरने की तैयारी में थी, आसमान पर खौफनाक काले बादल छा गए और पायलट्स ने तूफान से टकराने का फैसला किया। कुछ ही लम्हों में जहाज तारीकी में डूब गया। बिजली कड़कने लगी और शदीद झटकों ने सबको खौफजदा कर दिया। मुसाफिरों का सामान सर के ऊपर बने कंपार्टमेंट से बाहर आकर गिरने लगा। तकरीबन 20 मिनट तक ये खौफ व हरास जारी रहा और फिर 21,000 फुट की बुलंदी पर आसमानी बिजली तैयारे के दाएं पर से टकराई। पर में आग लगी, वो टूटकर अलग हो गया और 10,000 फुट पर मंजिल से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर तैयारा टुकड़ों में बिखर गया। ग्राउंड पर रडार स्क्रीन से तैयारे का निशान गायब हो गया और जल्द ही ये तस्दीक हो गई कि फ्लाइट क्रैश हो चुकी है। Emergency protocol. पैरों में वसी पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई गई। जब बचाव टीमें अमेज़न के गहरे जंगल में क्रैश साइट पर पहुंचे तो हर तरफ तबाही का मंजर था। तैयारे का मलबा, दरख्तों से लटका मुसाफिरों का सामान और तहाइफ जो क्रिसमस के दरख्तों को सजाने के बजाय खौफनाक याद दिला रहे थे। कई दिनों की तलाश के बाद जब कोई जिंदा नहीं मिला तो ये मान लिया गया कि जहाज में सवार तमाम लोग हलाक हो चुके। मगर ये ख्याल गलत था। 17 साला जूलिया ने कोपेक नामी लड़की हैरतअंगेज तौर पर इस तबाही से बच गई थी। वो शदीद जख्मी हालत में इंसानी आबादी से मीलों दूर अमेज़न के घने जंगल में पड़ी थी। जूलिया ने अपनी वालदा मारिया के साथ पेंगुआना रिसर्च स्टेशन जा रही थी, जो उनके माहिर हैवानात वालदैन ने कायम किया था। आखिरी वक्त में टिकटें ना मिलने की वजह से उन्हें लांसा एयरलाइंस का खतरा मोल लेना पड़ा था, जो अपनी बदनाम ज़माना तारीख की वजह से जानी जाती थी। हादसे के वक्त जूलिया ने तैयारे की दूसरी आखिरी कतार की सेट 19F पर बैठी थी। उसकी सेट बेल्ट बंधी हुई थी और जब तैयारा टूटा तो उसकी 3 सीटों की कतार तैयारे से अलग हो गई। वो अपनी सेट से बंधी हुई 10,000 फुट की बुलंदी से नीचे गिर रही थी। उसकी बका एक हैरत अंगेज मोजज़ा थी। गिरने की रफ्तार को तूफानी हवाओं ने कम किया, जबकि सीटों के घूमने ने हेलीकॉप्टर के पंखों का सा किरदार अदा किया और आखिर में अमेज़न के घने पत्तों और बेलों के जाल ने उसे ज़मीन से सीधी टक्कर से बचा लिया। वो हवा में ही बेहोश हो गई थी। क्रिसमस की सुबह जब जूलियाने को होश आया तो उसकी कॉलर बोन टूटी हुई थी, जिस्म पर शदीद चोटें थीं, एक आंख सोजी हुई थी और वो अपना चश्मा खो चुकी थी। थोड़ा आराम करने के बाद उसने सबसे पहले अपनी वालदा को आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आसमान में रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स की आवाज़ें सुनाई देती रहीं, मगर घने जंगल की वजह से उन्हें नजर आना नामुमकिन था। उसे समझ आ गया कि उसे अकेले ही जिंदा रहना है। अपने वालदैन के तजर्बे की बदौलत जूलियाने को जंगल के खतरात और बका के उसूल मालूम थे। उसे याद था कि बहते पानी को ढूंढकर उसके किनारे किनारे चलते रहना है, क्योंकि वो रास्ता किसी न किसी इंसानी बस्ती तक जरूर पहुंचाएगा। वो पत्तों पर जमी ओस चाट कर प्यास बुझाती और तैयारे से मिली 30 कैंडीज को इंतहाई किफ़ायत शारी से इस्तेमाल करती रही। इसका सफ़र बेहद मुश्किल था। रास्ते में उसे खौफनाक मकोड़ियाँ और जंगली जानवरों से वास्ता पड़ा। चौथे दिन उसे तैयारे के मलबे के पास 3 मुसाफिरों की लाशें मिली, जो सेट बेल्ट से बंधे ज़मीन में धंसे हुए थे। वो इस डरावने मंजर से दिल शिकस्ता हुई, लेकिन उसने आगे बढ़ना जारी रखा। जैसे जैसे दिन गुजरते गए उसकी हालत नाजुक होती गई। उसकी कैंडीज ख़त्म हो चुकी थीं और भूख से निढाल थीं। उसके ज़ख्मों पर मक्खियाँ अंडे दे चुकी थीं और उनमें कीड़े पड़ गए थे जो उसके गोश्त में गहराई तक घुस रहे थे। वो जानती थी कि उन कीड़ों को निकालने के लिए अल्कोहल या कैरोसिन की ज़रूरत है, मगर उसके पास कुछ नहीं था। छठे दिन हार्टजन परिंदे की आवाज़ सुनकर जूलियाने की हिम्मत बढ़ी और वो तेज़ी से चली। जल्द ही उसकी छोटी नाली 30 फुट चौड़ी एक नदी में शामिल हो गई। यहाँ उसे खुला आसमान और दूर से रेस्क्यू तैयारों की आवाज़ें सुनाई दीं, लेकिन कोई उसे देख न सका। जब ये आवाज़ें मुकम्मल तौर पर बंद हो गईं तो जूलिया ने समझ गई कि तलाशी मुहिम ख़त्म हो चुकी है और उसकी उम्मीद टूटने लगी। लेकिन अपने वालिद की बात याद करके कि जहाँ नदी है वहाँ लोग भी होंगे, वो नदी के साथ साथ चलती रही। कुछ दिनों बाद जख्मों में कीड़ों के बढ़ जाने की तकलीफ और सर्द पानी में तैरने की वजह से
وہ انتہائی کمزور ہو گئی۔ 10ویں دن کی شام کو جب وہ تقریباً ہمت ہار چکی تھی تو اسے اچانک ایک کشتی دکھائی دی۔ یہ سوچ کر کہ کہیں یہ کوئی وہم نہ ہو، وہ تیری اور کشتی کے قریب پہنچی۔ کشتی کے کنارے ایک پگڈنڈی تھی جو اوپر ایک جھونپڑی تک جا رہی تھی۔ جھونپڑی میں کوئی نہیں تھا مگر وہاں پیٹرول رکھا ہوا تھا۔ جولیا آنے نے پیٹرول نکال کر اپنے زخمی ہاتھ پر ڈالا تاکہ کیڑوں کو نکالا جا سکے۔ پیٹرول کے شدید جلن سے کیڑے باہر آنے لگے اور اس نے کل 30 کیڑے نکالے۔ اس نے جھونپڑی میں بیٹھ کر کسی کے آنے کا انتظار کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ اس میں مزید چلنے کی طاقت نہیں تھی۔ اگلے دن شام کو جب وہ مایوس بیٹھی تھی تو اسے انسانوں کی آوازیں سنائی دی۔ 3 مقامی شکاری بارش کی وجہ سے اس جھونپڑی میں رکنے کے لیے آئے تھے۔ جولیا آنے کو دیکھ کر وہ ڈر گئے کیونکہ انہیں لگا کہ یہ ایمیزون کی دیوملائی جل پری ہے۔ جولیا آنے نے تمام ہمت جمع کر کے ہسپانوی میں اپنا تعارف کرایا اور بتایا کہ وہ طیارہ حادثے کی زندہ بچ جانے والی لڑکی ہے۔ ان شکاریوں نے جولیانے کی دیکھ بھال کی اور اگلے دن اسے ایک گاؤں لے گئے جہاں سے اسے بہتر علاج کے لیے منتقل کر دیا گیا۔ 11 دن کی تنہائی اور جدوجہد کے بعد جولیانے نے آخرکار موت پر فتح پائی۔ اس نے طیارہ حادثے کے بارے میں جو سنا تھا وہ سچ ثابت ہوا۔ وہ اکیلی زندہ بچنے والی تھی۔ بعد میں جولیا نے کوپک نے بائیولوجی میں ڈگری حاصل کی اور اپنی والدہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک مشہور ماہر حیوانات بنے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی ایمیزون کے جنگلات کے تحفظ اور وہاں کی تحقیق کے لیے وقف کر دی۔ اس معجزاتی بقا نے دنیا کو حوصلہ دیا اور یہ سکھایا کہ سخت ترین حالات میں بھی ہمت اور علم ہی آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ یہ کہانی اس بات کی گواہی ہے کہ انسانی ارادے کی طاقت کسی بھی رکاوٹ سے بڑی ہو سکتی ہے۔